अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात की थी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो R3 में से वैल्यू लेता है और R4 में आंसर देता है, या अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में बात करें तो Rn में से वैल्यू लेता है और Rm में हमें आंसर देता है, तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे और उनका रिलेशनशिप मैट्रिसेस के साथ क्या है वो हम डेवलप करेंगे, और उसके बाद कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ जो हमारे पास हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अगर हमारे पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जब उसके अंदर सारी की सारी इक्वेशंस लीनियर हों तो हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। लेट्स से t जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम R3 टू R2। अब इसकी डोमेन क्या है? R3 है। इसकी कोडोमेन क्या है? R2 है। तो अब इसकी जो इनपुट होगी वो हमारे पास R3 में से होगी और आउटपुट जो है वो R2 में से होगी। अब लेट्स से इसकी जो हमें इक्वेशंस गिवन हैं वो ये हैं कि W1 इज x प्लस y माइनस z, और W2 इज 2x प्लस y प्लस z। अब ये इक्वेशंस हमें क्या कर रही हैं? ये इक्वेशंस इनपुट ले रही हैं R3 में से। फर्स्ट इक्वेशन में वी हैव टू पुट x, y एंड z, यानी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में से एक पॉइंट जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट हो रहा है। इसी तरह सेकंड में W2 के लिए वी नीड x, y एंड z, और जब हम इसके अंदर लेट सपोज अगर कोई पॉइंट पुट कर देते हैं 1, 1 और 1, तो W1 हमारे पास क्या बनेगा? W1 will be 1 एंड W2 क्या बनेगा हमारे पास? W2 will be 4। तो इट मीन्स दैट हमारा पॉइंट 1, 1, 1 जो है R3 में से हमने लिया था, और अब वो किसके ऊपर मैप हो गया है? वो 1 और 4 के ऊपर मैप हो गया है। तो ये फंक्शन जो है t, अगर हम फंक्शन की टर्म में इसको कंसिडर करें तो t फंक्शन जो है वो R3 में से वैल्यू ले रहा है, जो कि हमारे पास फ्रॉम एग्जांपल वी कैन सी कि R3 में से हमने ये वैल्यू उठाई है, और आंसर किस में हमें दे रहा है? R2 में हमें आंसर दे रहा है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1, 4 में उसने हमें आंसर दे दिया। तो अब ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है। R3 में से वैल्यू लेके R2 में हमें उसका आंसर कर रहा है। अब अगर हम उन इक्वेशंस को देखें, आई इरेज्ड देम जस्ट नाउ, लेकिन आई राइट देम अगेन। तो W1 इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस y प्लस z, ये हमारे पास W1 की इक्वेशन थी, और W2 की इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस y plus z. I know that I made a mistake. Actually, the equation was minus z in the first one. So x plus y minus z was the first equation. ठीक है जी। अब ये दोनों equations हमारे पास क्या हैं?
लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन मींस हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, सेकंड इक्वेशन में भी हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो ये जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास गिवन फ्रॉम these two equations which is from R3 to R2, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? क्योंकि इसके अंदर तमाम की तमाम इक्वेशंस जो हैं वो लीनियर हैं। तो इससे पहले भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात की थी, तो अब हम जनरल टर्म में इसकी बात करते हैं कि लेट टी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम आर एन टू आर एम, मीनिंग टी जो है वो आर एन का कोई एक पॉइंट कंसिडर करती है और उसके बाद हमें आर एम में कोई एक पॉइंट जो है वो देती है। फंक्शन है फ्रॉम आर एन टू आर एम। अब अगर वो फंक्शन, उसके अंदर टोटल कितनी इक्वेशंस होंगी, क्योंकि हमें आर एम में आंसर चाहिए। आर एम में टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 x2 x3 so on up to xm कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो तब हमारे पास आर एम का कोई एक पॉइंट बनेगा। तो इट मीन्स दैट आर एम में आंसर आने के लिए हमें m पॉइंट्स चाहिए। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे अगर हम देखें R2 में आंसर लाने के लिए वी नीडेड 2 पॉइंट्स, W1 W2। W1 के लिए भी एक इक्वेशन थी और W2 के लिए भी एक इक्वेशन थी। अब हम Rm में आंसर चाह रहे हैं, तो हमें W1 भी चाहिए, W2 भी चाहिए, कंटिन्यूड अप टू Wm भी चाहिए। तो हमें टोटल कितनी इक्वेशंस चाहिए होंगी? टोटल m इक्वेशंस चाहिए होंगी। अब यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखो, तो इसने 3 वेरिएबल्स यूज किए W1 की इक्वेशन ने। 3 वेरिएबल्स क्यों यूज किए? क्योंकि इसका इनपुट जो है वो R3 में से इसका इनपुट था। फिर इसी तरह W2 की इक्वेशन ने कितने वेरिएबल्स यूज किए? 3 वेरिएबल्स यूज किए। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट भी R3 में से ही आ रहा है, उसी R3 में से जिसका W1 का इनपुट था वही R3 W2 का इनपुट भी है। तो हर इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं। अब दोबारा हम अपनी जनरलाइज्ड डिस्कशन पे आते हैं। अगर हमें आर एम में आंसर चाहिए, तो हमें m इक्वेशंस चाहिए होंगी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उनमें से हर इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स होंगे? तो हर इक्वेशन के अंदर n वेरिएबल्स होंगे। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास R2 में हमें आंसर चाहिए तो 2 इक्वेशंस हुई, और हर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हुए? 3 वेरिएबल्स हुए, क्योंकि इनपुट जो है वो R3 में से था। अब जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन में आंसर Rm में आ रहा है, तो m इक्वेशंस हुई, और हर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हुए? n वेरिएबल्स हुए। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट जो है वो Rn के अंदर से आ रहा है। I think I cleared it as best as I could over here. अगर नहीं समझ आई, rewind this video again, try to understand this कि हमारे पास m equations क्यों हैं और हर equation के अंदर n variables क्यों आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे अपने जो इक्वेशन है उस पे आ जाते हैं कि टोटल हमें ट्रांसफॉर्मेशन t अगर आर एन से आर एम में है, तो टोटल कितनी इक्वेशंस चाहिए होंगी? हमें m इक्वेशंस चाहिए होंगी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, करते करते टोटल हमारे पास
कितनी इक्वेशंस होंगी? Sorry, let me just rectify the mistake over here. टोटल हमारे पास कितनी इक्वेशंस होंगी? m इक्वेशंस होंगी टोटल हमारे पास। ठीक है जी। हर इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स होंगे? x1 x2 अप टू xn, x1 x2 अप टू xn जो है वो वेरिएबल होंगे। और अब इन इक्वेशंस को जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अब ये हमारे पास क्या बन रहा है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन रहा है। ठीक है जी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कितनी इक्वेशंस हैं? m इक्वेशंस हैं। और कितने वेरिएबल्स हैं? n वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, m इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स। और फिर बिकॉज वी आर स्टडीइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने कहा था कि हर इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1 होगी। तो इट मीन्स दैट दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब इस सारी अगर चीज को हम आपस में कंबाइन करें तो हमें मिल रहा है सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स। तो इस सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? We can represent it as w1 is equals to something x1 plus something x2 plus so on up to something xn, क्योंकि हर इक्वेशन में n वेरिएबल्स हैं। उन वेरिएबल्स का कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है। Similarly, W2 में something x1 plus something x2 plus so on up to something xn। तो ये जो हमारे इसके कोफिशिएंट्स हैं उनको हम एक तरतीब से उनकी नेमिंग कर रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन के जो वेरिएबल्स होंगे उनका पहला सबस्क्रिप्ट हमेशा 1 रहेगा और वेरिएबल के लिहाज से हम उसका सेकंड सबस्क्रिप्ट चेंज करते जाएंगे। फर्स्ट वेरिएबल के लिए a11, सेकंड वेरिएबल के लिए a12, सो ऑन, nth वेरिएबल के लिए a1n। जब सेकंड इक्वेशन हमारी स्टार्ट होगी तो 21, 22, 2n और इसी तरह ये नॉमेनक्लेचर हम कंटिन्यू रखेंगे। तो we can see that this is a system of m linear equations in n variables. ये system of linear equations we have already studied it before. आप लोगों को ये concept पता होना चाहिए। और हमने ये भी स्टडी किया हुआ है कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? We can transform it into a matrix notation. Matrix notation कैसे ट्रांसफॉर्म होगी? तो ax is equals to b की फॉर्म में लिखो या w is equals to ax की फॉर्म में लिखो, it is one and the same thing. अब ये जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन बनी है w is equals to ax, ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, अब इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बात की और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने मैट्रिसेस के साथ लिंक कर दिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैट्रिसेस बना सकते हैं। लेकिन अब वो मैट्रिक्स बनाने से हमें फायदा क्या हो रहा है? Why are we doing all these things?
तो अब उस पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसको मैट्रिसेस के साथ लिंक करने के लिए, it can be easily expressed by this example over here. हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है from R4 to R3, means इनपुट जो है वो R4 में से आ रहा है और आंसर जो है वो R3 में आ रहा है। आंसर R3 में है तो we will have 3 equations and input R4 में से है तो every equation will have how many variables? 4 variables. Don't be confused for this one because I can write it as plus 0 x 4, sorry, plus 0 x 4. अब ये हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम Rn to Rm. Rn यहाँ पे 4 है, Rm यहाँ पे 3 है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from Rn to Rm. लीनियर क्यों है ये ट्रांसफॉर्मेशन? बिकॉज हर इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है हमारे पास। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो तो आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। अगर आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम क्या आएगा आपके पास? 2x1 प्लस -3x2 प्लस 1x3 प्लस -5x4। तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन वापसी आ जाएगी, ठीक है ना। तो उन्हीं इक्वेशंस को हमने किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है? मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब लेट्स से इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैं पॉइंट पुट करता हूँ। आई वांट टू टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, सो मैं 1 1 1 1 जो है वो इसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो अब W1 मेरे पास किसके इक्वल होगा? यू कैन इजीली कैलकुलेट कि W1 will be 2 minus 3 प्लस 1 -5, तो ये हो जाएगा -5 मेरे पास हो जाएगा। W2 जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? W2 will be 4 5 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और W3 जो है वो क्या हो जाएगा? 5 minus 1 is 4 4 plus 4 is 8। तो it means that ये जो sorry, ये जो 111 पॉइंट है ये किसके ऊपर मैप हो गया? ये -5 4 एंड 8 के ऊपर मैप हो गया है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन ने R4 में से एक पॉइंट कंसिडर किया और आंसर हमें किसके अंदर कर दिया है? R3 के अंदर कर दिया है, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड अगर मैं सिर्फ इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स कंसिडर कर लूं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सी है? ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स अगर मैं इलादा कर लूं यहां पे, अगर मैं इस ए मैट्रिक्स को, ये जो पॉइंट हम ऊपर इनपुट कर रहे हैं 1 1 1, अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई कर दूं? लेट्स से ए मेरे पास यहाँ पे ही है, मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं कि मैंने इसको 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो what will be the answer of the first one? First row multiplied by first column, 2 minus 3, first 2 multiplied by 1 is 2, minus 3 multiplied by 1 is -3 and so on.
आप इसी तरह ये सारे का सारा कैलकुलेट कर सकते हो। तो द फर्स्ट आंसर विल बी -5, द सेकंड आंसर विल बी 4 एंड द थर्ड आंसर विल बी 8 और आपकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, यहाँ पे हमें इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज पुट करनी पड़ी और उनसे हमारा आंसर कैलकुलेट हुआ। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की और वही आंसर -548 जो यहाँ पे था वही आंसर यहाँ पे भी कैलकुलेट हुआ। It means that both processes are one and the same. दोनों सेम काम कर रहे हैं हमारे पास। अब अगर हमें बहुत बड़ी मिकदार में ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है, let's say you have 10,000 पॉइंट्स, R4 के 10,000 पॉइंट्स को आपने इन इक्वेशंस को यूज करके, ये जो हमें इक्वेशंस गिवन है इनको यूज करके आपने R3 में ट्रांसफॉर्म करना है, which is a very laborious task. आप खुद हर इक्वेशन के अंदर पुट करके 10,000 पॉइंट्स को इजीली ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? अगर हम ऑटोमेट कर दें, किसी तरह कंप्यूटर को सिखा दें कि पॉइंट्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो वी कैन इजीली डू 10,000 और मोर transformations in just a small amount of time. तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, we cannot tell computer how to put values in equations. Sorry, we cannot tell how to put values in an equation, but we can tell it how to perform matrix multiplication. ठीक है ना? तो अब हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशंस वाला काम है, we can easily automate it using matrix multiplication. It will be very simple. अब एग्जाम्पल ये है कि सर हमें 10,000 पॉइंट्स को करने की क्या जरूरत है ट्रांसफॉर्म। सो व्हाट इज हैपनिंग, आप लोगों ने भी ऐसी एप्स देखी होंगी कि आप अपना पिक्चर लेते हो, अपनी पिक्चर लेते हो तो वो आपको बूढ़ा बना देता है, हेयर ग्रे कर देता है, चेहरे पे झुर्रियां डाल रहा है, so on and so forth. What is that? It is a transformation. और पहले हमने बात की थी कि हर पिक्चर जो है it is made up of pixels, and pixels are what every screen is actually a matrix. It means that हर पॉइंट जो है आपके चेहरे का, हर पॉइंट जो है वो चेंज हो रहा है। अब वो चेंज होके नई इमेज पे जा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है उस पे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू अप्लाई हो रही है? मैट्रिसेस के थ्रू अप्लाई हो रही है हमारे पास। ये जो सारा कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपके सामने डिफाइन किया, तो इस पैराग्राफ के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस हो रहा है कि अगर हम पॉइंट x1, x2, x3, x4 पॉइंट कंसिडर करें 1, -3, 0, 2 और ये हम इक्वेशन के अंदर इनपुट करें, तो हमें W1 की वैल्यू मिलती है 1, W2 की वैल्यू मिलती है 3 एंड W3 की वैल्यू मिलती है 8। अगर यही हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की इस पॉइंट 1, -3, 0, 2 के साथ, तो उससे भी हमें यही आंसर 1, 3, 8 जो है वो मिल रहा है। नोटेशनल डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे पॉइंट जो है हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं नोटेशनल डिफरेंसेस की, नॉट अ बिग डील। हमें जब आंसर मिल गया
मैट्रिक्स में 138, तो हम इसको इजीली 138 की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं. Not a big deal. The calculation is more difficult compared to how to show the output. ये ज़्यादा difficult है हमारे पास. तो easily हम transformation को we don't need to solve equations. We just need to do matrix multiplication. अच्छा, अब आगे कुछ नोटेशनल चीज़ें हैं कि हमारे पास t जो है वो एक transformation है, linear transformation है from Rn to Rm, and we just saw that कि हम उसमें से कोफिशिएंट की मैट्रिक्स A को इलादा कर सकते हैं जो कि X से मल्टीप्लाई होने के बाद वही आंसर W हमें देती है जो कि इक्वेशंस में पुट करने से आता है. तो इट मीन्स दैट T ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किससे डिटरमिन हो रही है? वो इस मैट्रिक्स A से डिटरमिन हो रही है. तो नोटेशन के लिए हम इसको क्या लिख देते हैं? TAX लिख देते हैं कि T ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस मैट्रिक्स पे डिपेंड कर रही है? इस A मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है हमारे पास. नॉट अ बिग डील. सिर्फ ये है कि T जो मैट्रिक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो A मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है. दिस इज व्हाट दिस नोटेशन मींस ओवर हियर. अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है? अभी तक हमने पॉइंट्स के बारे में बात की थी कि हमने इसको इनपुट दिया 1-302 और इसने हमें आंसर दे दिया 138. हमने इसको एक R4 का पॉइंट दिया और इसने हमें R3 में आंसर कर दिया. लेकिन अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हों तो we talked about this कि every point represents a vector starting out at the origin and ending at that point. तो अब अगर हम पॉइंट के लिहाज से बात करें तो x जो है वो किसके ऊपर मैप हो रहा है? x जो है वो tx के ऊपर मैप हो रहा है. t x की इमेज अंडर t यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रही है. लेकिन x is a vector starting at the origin and ending at that point. तो अगर वेक्टर के लिहाज से बात करें तो it is, इसकी इमेज क्या होगी? इसकी इमेज भी एक वेक्टर होगी starting at the origin and ending at tx. क्लियर ये बात? पॉइंट्स को पॉइंट्स पे मैप कर रहा है और अगर हम उस पॉइंट को एज अ वेक्टर कंसिडर करते हैं तो ये वेक्टर को x वेक्टर को tx वेक्टर के ऊपर मैप कर रहा है. What is the zero transformation? अगर हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो, let's say from R3 to R2 by W1 is equals to 0x plus 0y plus 0z और W2 हमारे पास हो 0x plus 0y plus 0z. तो क्या होगा कि R3 में से मैं कोई भी x, y, z पुट करूं, W1 भी 0 आएगा और W2 भी 0 आएगा. It means that for all x, y, z in R3, for all x, y, z belonging to R3, इस ट्रांसफॉर्मेशन T के अंदर
टी एक्स वाई जी क्या होगा हमेशा? यू कैन इजीली सी दैट कि टी एक्स वाई जी जो है वो हमेशा हमारे पास 0 एंड 0 आंसर आएगा। मीन्स R3 के तमाम पॉइंट्स 0 0 के ऊपर मैप हो रहे हैं। सो अब ये जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है हम इसे क्या कहेंगे? दिस इज अ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों जीरो ट्रांसफॉर्मेशन? बिकॉज ये R3 के हर पॉइंट को R2 के सिर्फ 0 के ऊपर मैप कर रही है। तो अब यहाँ पे अगर हम मैट्रिक्स बनाएं, जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाते थे, तो वो कैसे बनाते थे? हम कोफिशिएंट्स को चूज करके मैट्रिक्स बनाते थे। तो यहाँ से हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या बनेगी? 0 0 0 0 0 and 0, which we can say is what? The zero matrix. So this is what everything is written over here. आप इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। m क्रॉस n जीरो मैट्रिक्स है और जीरो जो है ये सिंपल जीरो नहीं है, इसीलिए इसको बोल्ड लिखा गया है कि जीरो इज द जीरो वेक्टर इन Rn. जीरो वेक्टर मींस दिस x कंपोनेंट भी जीरो और y कंपोनेंट भी जीरो। तो you can easily study this by yourself. अब आइडेंटिटी ऑपरेटर, अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए लाजमी है कि हमारे पास फ्रॉम सेम सिस्टम टू सेम सिस्टम जा रहा हो। लेट्स से T is a transformation from R2 to R2। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है? इसकी इक्वेशंस हमें ऐसे गिवन हैं कि W1 is equals to x plus 0y and W2 is 0x plus y। इस ट्रांसफॉर्मेशन की आप मैट्रिक्स बनाओ तो वो क्या बनेगी? 1 0 0 1, which is आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कोई पॉइंट पुट करूं 4 5, लेट्स से मैंने ये पॉइंट इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पुट किया, तो ये किसके ऊपर मैप होगा? ये मैप होगा 4 5 के ऊपर। W1 का आंसर 4 आएगा, W2 का आंसर 5 आएगा। इट मीन्स दैट ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई तो हो रही है लेकिन कर कुछ भी नहीं रही। तो ऐसी चीज जो अप्लाई हो रही हो और कर कुछ न रही हो उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन और या आइडेंटिटी ऑपरेटर। ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? एवरी ऑपरेटर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन but every transformation is not an operator. So which transformation is an operator? A transformation from the same system to the same system is an operator. Transformation T from R2 to R2 is an operator. From R3 to R3 is an operator. From R4 to R4 is a transformation, but also we say it is an operator because from the same system to the same system. हाँ, अगर ट्रांसफॉर्मेशन है from R3 to R5, it is a transformation, but it is not an operator.
तो every transformation is not an operator, but every operator is a transformation. तो बाकी आप आइडेंटिटी ऑपरेटर को यू कैन स्टडी हियर बाय योरसेल्फ कि इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास. अब रिफ्लेक्शन ऑपरेटर्स, हमारे पास कोई एक वेक्टर है एक्स वाई, उसको हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के लिहाज से उस इमेज को हम उल्टा कर रहे हैं. एक्स एक्सिस के लिहाज से अगर इसको उल्टा करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा. ठीक है, कीप दैट थिंग इन माइंड कि यहाँ पे ये वाई एक्सिस के लिहाज से रिफ्लेक्ट हो रहा है. वो ऑपरेटर क्या होगा, उसकी इक्वेशंस हमारे पास W1 is minus x plus 0y, W2 is 0x plus y, और उसकी हमारे पास क्या बनेगी मैट्रिक्स, -1 0 0 1, ये मैट्रिक्स बनेगी. यू कैन टेक एनी वेक्टर, put it in these equations or multiply it by this matrix and you can see कि वो कोई भी वेक्टर हो, अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो it will transform to right side like this. अगर वो राइट पे है तो it will turn towards left. अगर वो इस तरफ है तो y axis के लिहाज से it will turn towards this, और अगर वो इस तरफ है तो it will turn towards this. आप ये सारी एग्जांपल्स खुद ले सकते हो. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एक वेक्टर कंसिडर करो, it will go into second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में कंसिडर करोगे कोई वेक्टर, it will go into first quadrant, and so on. You can easily check these examples by yourself. अब ये रिफ्लेक्शन थी विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. अब अगर रिफ्लेक्शन हो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस तो उसकी हमारे पास इक्वेशंस ये बनती हैं. इसको I can easily say कि W1 is equals to x plus 0y and W2 is equals to 0x minus y. तो अब इसकी मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, दिस विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. देन reflection about the line y is equals to x, leave this for now, don't need to study that thing. And then we go into operators on 3 dimensions. तो ये आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा problematic होगा, so I won't go into that thing also. नेक्स्ट वी सी दैट कि हमने प्रोजेक्शन के बारे में इससे पहले बात की थी कि कोई भी वेक्टर हो, लेट्स से एक्स वेक्टर है तो हम उसकी प्रोजेक्शन लेके उसे दो वेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. लेट्स से दिस इज डब्ल्यू वेक्टर एंड दिस इज वी वेक्टर, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें दोबारा से एक्स वेक्टर वापसी मिल जाएगा. वी स्टडीड इट इन डिटेल बिफोर. ठीक है, तो इसको भी हम मैट्रिसेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक्स एक्सिस कंपोनेंट हमारे पास कैसे आएगा, एक्स एक्सिस कंपोनेंट हमारे पास इस मैट्रिक्स के थ्रू आएगा. वाई कंपोनेंट हमारे पास कैसे आएगा, वाई कंपोनेंट ऑन द वाई एक्सिस हमारे पास यहां से आएगा. अब आप तो कहोगे कि सर ये वेक्टर यहाँ पे है, तो अब अगर मैं वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करूं तो both this vector and this vector have the same magnitude and the same direction, so they are equal vectors. ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं. then of course 3 dimensional में हमारे पास projections कैसे लेनी है, don't go into detail in this thing. लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि वो जो हम बात कर रहे थे कि आपका
साया जो है वो दीवार पे नजर आएगा, आपका साया जो है वो जमीन पे नजर आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे का सारा काम मैट्रिसेस के थ्रू किया जा सकता है। Some of you may play video games in which there is a shadow of the character. अब वो शेडो जो है, आपका कैरेक्टर, आजकल वीडियो गेम्स ज्यादातर 3D में होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स शेडो इज स्टिल 2D, 2 डायमेंशन में होता है हमारा शेडो। तो अब वो शेडो जो है वो आपके कैरेक्टर के साथ मूव कर रहा है, आपके कैरेक्टर के लिहाज से वो जंप कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो at every time the projection of your character is being calculated, और वो सारी की सारी कैलकुलेशन किसके थ्रू हो रही है? इन मैट्रिसेस के थ्रू हो रही है। आपको एक्स वाई प्लेन पे चाहिए तो ये आपके पास है। अगर कुछ हिस्सा आपका z डायरेक्शन में भी आ रहा है तो यू हैव टू मे बी यूज दिस वन विद दिस वन और दिस वन विद दिस वन, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका शेडो जो है वो आधा जमीन पे है, आधा दीवार पे है, सारा दीवार पे है, सारा जमीन के ऊपर है। तो every time these transformations are being used in that scenario. Just एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं इसकी। Then there are rotation operators. रोटेशन कैसे होती है? अम, आपका वेक्टर जो है वो रोटेट कर रहा है, यहाँ पे आपका एक्स वाई पॉइंट जो है वो रोटेट होके किसके ऊपर चला गया जी? W1 W2 पॉइंट के ऊपर चला गया। You can also represent this using matrices। ठीक है ना, आपने ये रोटेशन पढ़ी होगी। आई थिंक आपका जो एक टॉपिक है, आप मैकेनिक्स वगैरह जो पढ़ रहे हो उसमें रोटेशन आपने देखा होगा, r cos थीटा, r sin थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे के सारे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग मैट्रिसेस। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैट्रिसेस। ये ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोटेशंस जो हैं, सारों के लिए 3 डायमेंशन में हमारे पास कोई ना कोई मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब ये यूज कहाँ पे हो रहे हैं? ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार इन वीडियो गेम, तो टर्न के लिहाज से आपकी गाड़ी रोटेट होती है, आपकी गाड़ी का वेक्टर जो है वो चेंज होता है, पहले वो एक तरफ जा रही है, लेट्स से आपकी कार जो है वो इस तरह जा रही है, टर्न आया, वो इस तरह चली गई। अब इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ऐसे थी या यहाँ पे थी, अब वो यहाँ पे आ गई है, तो क्या हुआ है आपका? आपका अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूं तो इनके दरमियान में रोटेशन आ गई है बाय एंगल थीटा। ठीक है, ये अभी मैं डिटेल में आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन these things are actively being used। so ये हमारा सारे का सारा जो है वो कॉन्सेप्ट है अबाउट linear transformations। Thank you very much। I hope I tried my best to represent these concepts in an easy way। आप लोगों को समझ आई होगी। Stay home, stay safe। अल्लाह हाफिज।